ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित है। टोटल 60 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा क्या है? काव्य कृति है। किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? तो देख लीजिए किसकी कृति है। फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद अज्ञे और जयशंकर प्रसाद। तो गोदान जो है उपन्यास विधा की रचना है। रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कस्तूरी कुंडली बसे क्या है? आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा विधा की रचना है। रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा है और इसकी रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका एग्जाम में। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई जो है आदिकाल के कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला कवि माना है, प्रथम कवि माना है। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो तो इनका महाकाव्य है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया है। तो ये किसके दरबारी कवि हैं? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया है? किसने कहा है कठिन काव्य का प्रेत? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा गया है। और किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास जो है रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्रिका इनकी रचना का नाम है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास है। अर्थशास्त्र के कवि कौन है? इसमें देख लीजिए, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, बिहारीदास। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन इसमें अर्थशास्त्र के कवि हैं? देखिए, तुलसीदास तो नहीं है। अर्थशास्त्र में 8 कवि हैं, जिसमें 4 बल्लभाचार्य के शिष्य हैं, 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। तो 8 कवि में कौन है यहाँ पे जो कि अर्थशास्त्र का कवि है? तुलसीदास नहीं है, रहीमदास नहीं है, बिहारीलाल नहीं है। कौन है? सूरदास। सूरदास जो है अर्थशास्त्र के प्रमुख कवि हैं और ये किसके शिष्य हैं? बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कौन? सूरदास। देखिए, इन 8 भक्त कवियों में 4 बल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन? सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास, कीर्तन। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कौन बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो ये चारों शिष्य जो हैं बल्लभाचार्य के हैं। अगर ये ऑप्शन में नाम रहेंगे तो बल्लभाचार्य के शिष्य पे टिक करना होगा। अगर ये पूछा जाएगा कौन से इसमें विठलनाथ के शिष्य हैं, तो विठलनाथ के शिष्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास। तो ये चारों जो हैं विठलनाथ के शिष्य हैं। सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास, कृष्णदास ये बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास ये दोनों चारों क्या हैं? विठलनाथ के शिष्य हैं। और की स्थापना किसने की है? विठलनाथ ने की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी साहित्य में आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? आरंभिक काल यानी आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो वीरगाथा काल नाम दिया है। 12 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा जाता है? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा जो है, तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा जाता था? तो गुरु के रूप में, या प्रेमी के रूप में, या सखा के रूप में, या प्रेमिका के रूप में? तो आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। किसमें? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतेंदु युग में इनका विशेष योगदान रहा है, इसलिए इन्हीं के नाम पर
इस युग का नाम भारतीय हिंदू युग पड़ा। गुप्त जी की रचनाओं में व्यास है के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया था। तो इनके रचनाओं में क्या व्याप्त है, तो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, तो राष्ट्र प्रेम ही होगा इनकी रचनाओं में। तो राष्ट्र प्रेम के फलस्वरूप ही इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया था। और मैत्रेय गुप्त की रचना क्या है, भारत भारती रचना जो है इनकी, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं कौन, क्या क्या आते हैं देख लीजिए। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक गीत, ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है। मणिकर्णिका के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीदास और सूरजपाल चौहान। तो मणिकर्णिका के लेखक है तुलसीराम। तुलसीराम जो है मणिकर्णिका की क्या है, लेखक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर जो है कहानी विधा की रचना है और कहानीकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तोड़ती पत्थर क्या है, कविता है और इस कविता के कवि कौन है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 16 है, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। किस रस को इन्होंने आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक माना है। संयोग श्रृंगार रस को ही इन्होंने सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। देखिए नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। कौन कौन से देख लीजिए, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये 8 रसों को इन्होंने माना है। किसमें, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। तो शांत रस इसमें नहीं है, तो कितने रस माने हैं इन्होंने, 8। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। किसने, तो किसने की है, ग्वाल कवि और पद्माकर, ये दोनों ने ही क्या किया है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा, दोनों ने ही प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक जो है कबीर की रचनाओं का संग्रह है। बीजक जो है कबीर की रचनाओं का संग्रह है और इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी बीजक के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। साखी, शबद, रमैनी इनकी रचनाओं का संग्रह है, किसकी, कबीरदास जी के। कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार कौन है। कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र। कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की कृति है और ये नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल जो है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रगतिवाद और उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। तो प्रगतिवाद के संदर्भ में यह कथन किसका है कि प्रगतिवाद जो है उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है, नंदलाल वाजपेयी जी का है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। पृथ्वी राजस्व इनकी रचना है, महाकाव्य है और इसके रचनाकार है कौन, चंद्रवरदाई। तो ये वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, होरी मुंशी चंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जिसका पात्र होरी है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और इसी उपन्यास का पात्र कौन है, होरी है। निम्न में से सही कालक्रम कौन सा है, देख लीजिए। छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो छायावाद के बाद नई कविता, फिर बाद में प्रगतिवाद दिखा रहा है, इसका मतलब एक क्रम सही नहीं है। दूसरा देखिए, छायावाद के बाद प्रयोगवाद फिर प्रगतिवाद दिखा रहा है, तो ये भी गलत है क्योंकि छायावाद के बाद प्रगतिवाद होता है फिर प्रयोगवाद होता है, तो ये भी गलत है। नई कविता दिखा रहा है, सी में दिखा रहा है नई कविता फिर छायावाद, तो ये भी गलत है क्योंकि छायावाद जो है नई कविता के पहले है। तो देखिए चौथा नंबर जो है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, तो डी वाला सही है क्योंकि यही क्रम क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुमित्रानंद पंत की कृति कौन सी है। तो देख लीजिए कौन सी इनकी कृति है। तो लहर जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। परिमल जो है ये निराला की कृति है। तो यहाँ पे लोकायतन जो है ये
लोकायतन जो है ये सुमित्रानंद पंत की कृति है। लोकायतन किसकी कृति है? लोकायतन सुमित्रानंद पंत की कृति है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी है? तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कौन सी है? देख लीजिए, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ये दोनों पत्रिकाएं जो हैं भारतेंदु युग में निकली है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, इस पंक्ति के रचनाकार है भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, भगवती चरण वर्मा इस पंक्ति के रचनाकार हैं। भारत भारती क्या है? काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? मैथिली चरण गुप्त हैं, और इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है? तो पंच परमेश्वर कहानी है, और ये प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? राजा भोज का सपना कहानी विधा की रचना है, और किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ललित निबंधकार नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, और विद्यानिवास मिश्र ये भी ललित निबंधकार है, कुबेरनाथ राय ये भी ललित निबंधकार है, नंदुलारी वाजपेयी जो है ये ललित निबंधकार नहीं है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है, और इनकी रचना क्या है? चंदायन। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, ये प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, यह पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो कामायनी साकेत यशोधरा। यशोधरा मैथिली चरण गुप्त जी की रचना है, और यही इसी यशोधरा से पंक्ति ली गई है। कौन सी? अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। यशोधरा काव्य रचना के रचनाकार कौन है? मैथिली चरण गुप्त। अभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? व्याकरण आचार्य कौन थे अभ्रंश भाषा के? हेमचंद। हेमचंद जो है अभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य थे। और क्वेश्चन नंबर 36 है, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, वैदेही वनवास। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज आसु को जाली ग्रंथ कहा है। तो जाली ग्रंथ कहा है किसने? वो डॉक्टर बुलर ने किसे? पृथ्वीराज आसु को। और किस रचना के आधार पर कहा है? तो पृथ्वीराज विजय की रचना के आधार पर कहा है। किसने? डॉक्टर बुलर ने। तो किसकी रचना है ये? पृथ्वीराज विजय जो है किसकी रचना है? जिसके आधार पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज आसु को जाली ग्रंथ कहा है। तो पृथ्वीराज विजय जो है किसकी रचना है? जयानक की रचना है। किसकी रचना है? जयानक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर और मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज आसु को माना है क्या माना है? अप्रामाणिक माना है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर और मुंशी देवी प्रसाद ये तीनों ने ही पृथ्वीराज आसु जो कि महाकाव्य है चंद्रवरदायी का, और इसे क्या माना है? अप्रामाणिक काव्य माना है। क्या माना है? अप्रामाणिक काव्य। सांध्य भाषा जो कि सिद्धों की भाषा है। सिद्धों की भाषा क्या है? सांध्य भाषा में लिखा गया ग्रंथ चर्यापद जो है किसकी रचना है? चर्यापद किसकी रचना है? शबरपा की रचना है। चर्यापद किसकी रचना है? शबरपा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा है? 84 सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है, और सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लोईपा का है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा है? हिंदी साहित्य के इतिहास में को 4 कालों में बांटा गया है। तो चारों कालों में सबसे विवादास्पद काल कौन सा है? तो आदिकाल, जिसे कि वीरगाथा काल भी कहा जाता है। शाहजहां के प्रवर्तक सिद्ध सरापा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि कहा है? सरापा जो कि सिद्ध सरापा है सिद्धों के कवि हैं, और शाहजहां के प्रवर्तक हैं
तो किस कवि ने प्रथम कवि, किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है और यही मत जो है सर्वमान्य मत है। रासो नए नए रोमांच प्रस्तुत करता है और संदेश शासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। रासो नए नए रोमांच प्रस्तुत करता है, संदेश शासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति अजय प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। यहाँ सही आंसर होगा। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ देश भाषा ब्रज भाषा के सहयोग से बनी अपभ्रंश का नाम क्या है? देखिए, देश भाषा ब्रज के सहयोग से बनी अपभ्रंश का नाम क्या है? पिंगल भाषा। और राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश का नाम क्या है? डिंगल भाषा। ब्रज भाषा के सहयोग से बनी अपभ्रंश का नाम है पिंगल और राजस्थानी भाषा से बनी अपभ्रंश का, राजस्थान के सहयोग से बनी अपभ्रंश का नाम है डिंगल। तो डिंगल पिंगल भाषा जो कि आदिकाल की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। यह क्या है? पहेलियाँ हैं। और किसके द्वारा ये पहेलियाँ किसकी? आदिकालिक खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। एक थाली मोती से भरा सबके सिर पे औंधा धरा, इसका मतलब आकाश आसमान के बारे में कहा जा रहा है। तो पहली है, किसकी पहली है? अमीर खुसरो की। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 48 है, आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि कौन है? तो आदिकाल में गीत परंपरा के आदि कवि कौन माने जाते हैं? गीत परंपरा के कवि विद्यापति माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, आदिकाल को किस साधना पद्धति से आदिकाल की किस साधना पद्धति ने कबीर को प्रभावित किया? तो सिद्ध और नाथ जो है, इन्हीं की साधना पद्धति ने कबीर को प्रभावित किया। सिद्ध और नाथों की जो साधना पद्धति है, इन्हीं ने ही कबीर को प्रभावित किया। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? रूपकों का बादशाह सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधर को। तो तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन क्या है? कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए कौन सा शब्द है? तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? दुर्बोध शब्द का अर्थ है कि जिसे सरलता से न जाना जा सके, जिसे सरलता से न जाना जा सके उसे दुर्बोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, बच्चे गाना गा चुके, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो गाना गा चुके जो है, गा चुके, यही क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे गा क्या होगा? क्रिया होगा। सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, आलस शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो देखिए ग, छ, झ, न, प। तो उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान तालव्य कौन सा है? झ, छ, छ, झ क्या है? तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 59 है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा योजक चिन्ह लगता है? तो ए वाला। ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है, ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है निर्धनता यानी अभाव ही ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? कबीर, हजरत निजामुद्दीन औलिया, रामानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।